स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के पार्ट 3 की। डिटर्मिनेंट के पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट और 2x2 और 3x3 के एक्सपेंशन के बारे में बताया था, जबकि पार्ट 2 में मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज कराई थी। अब आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे 6 और प्रॉपर्टीज की। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक इसमें बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अपना हेडिंग डिटर्मिनेंट पार्ट 3 में प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए प्रॉपर्टी 7 क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई सारणिक ले ली, डेल्टा इक्वल ABC DEF GH एंड K। ये कोई मैंने 3x3 की सारणिक ले ली है। अब जैसे मान लो इसको कोई मान लो कह देता है कि R2 2 3R2, यानी यहां पर दूसरी पंक्ति को किससे गुणा किया है, 3 से। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि अगर आपने एक भी पंक्ति या एक भी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया तो फिर क्या होता है, पूरी सारणिक ही उससे गुणा हो जाती है। यानी अब ये आप करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू 3 डेल्टा के इक्वल आएगी। क्लियर। और बाकी पहली रो आपकी ऐसे की ऐसी, थर्ड रो भी ऐसे की ऐसी, और ये सेकंड रो आपकी ट्रिपल होके हो जाएगी 3D 3E एंड 3F। क्लियर। अब जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट तीनों रो या तीनों कॉलम को करता तो वहां पर क्या होता कि फिर ये आपका 3 बार गुणा होता। कैसे, देखिए जैसे मान लो आपने यहां पर अब कहा कि C1 2 C1। अब यहां जैसे आप फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई केवल इसी में नहीं होगा बल्कि ये मल्टीप्लाई इधर सारणिक में भी होगा। तो ये आपका 2 into 3 यानी 6 डेल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ 6 डेल्टा होके ये अब आप डबल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2A 6D एंड 2Z। और ये एज इट इज ये आपका B 3E और H, और ये C 3F एंड K। क्लियर। तो ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या थी अपनी कि अगर हम किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करें तो पूरी सारणिक में भी उतने ही का ही गुणा होगा। यही सेम प्रॉपर्टी भाग में भी अप्लाई होती है। अगर जैसे मान लो आपने सारणिक में किसी राशि से भाग दिया कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ में, तो सारणिक में पूरी में ही वो भाग लग जाएगा। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ें या घटाएं तो डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 का अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने डेल्टा इक्वल यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 9 6 1। क्लियर। अब यहां पहले चलिए मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं कि वैल्यू क्या आएगी। तो यहां फर्स्ट रो क्या है आपकी 1 2 एंड 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में और तीसरा फिर से प्लस में। तो 1 लेते ही आपकी रो कॉलम गायब हो जाएगी, या 5 बन जा 5 माइनस 6 का 6 में 36। 2 लेंगे तो ये 2 की रो कॉलम गायब, 4 का 1 में 4 माइनस 9 का 6 में 54। 3 लेंगे, 3 की रो कॉलम गायब हो जाएगी, 4 का 6 में 24 माइनस 9 का 5 में 45। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 5 माइनस 36 हुआ माइनस के 31, 4 में से माइनस का 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस के ये 100 हो जाएंगे। 24 में से 45 गया, माइनस 21 का 3 में करोगे माइनस 63। तो ये आपका 63 और 31 94 को इसमें से करेंगे तो 6 आ गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कि अब मैं इसी में एक ऑपरेशन कर रहा हूं कि R2 2 R2 माइनस R3, और अपन ये देखेंगे कि इस ऑपरेशन के करने से क्या इसकी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी तो क्या कह रही है कि चाहे आप इसमें से इसको घटाएं चाहे जोड़ें, चाहे अब मैं R2 की जगह और भी कुछ ले लूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखते हैं यहां पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एरो के बाईं तरफ R2 है तो R1 यानी पहली पंक्ति
और R3 यानी तीसरी पंक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी चेंज होगा वो R2 यानी सेकंड रो में। अब सेकंड रो है आपकी 4 5 6, क्लियर। तो यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो फोर्थ में ये 4 - 9 हो गया -5, 5 - 6 -1 एंड 6 - 1 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो फर्स्ट रो क्या है आपकी 1 2 3। तो जैसा कि आपको पता है पहला प्लस में, दूसरा माइनस में और तीसरा फिर से प्लस में। तो लेंगे अब 1 लेते ही 1 की रो कॉलम गायब, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 का 1 में -1 और 5 का 6 में 30। 2 लेंगे तो 2 की रो कॉलम गायब हो जाएगी, -5 का 1 में -5 और ये 9 का 5 में 45। 3 लेंगे, 3 की रो कॉलम गायब हो जाएगी, तो -5 का 6 में ये हो गया आपका -30 और यहां पर -1 का 9 में -9 माइनस +9। तो कैलकुलेट करके देखते, -31 हो गया, ये +100 हो गया, 30 में से 9 हो गया 21 का, ये -63। तो यहां देख रहे हो ये भी प्लस का 6 आ रहा है और पहले भी अपना प्लस का 6 था, क्लियर। तो यहां हमने देखा कि कोई भी रो में से कोई और रो घटाने पर या जोड़ने से जो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू होती है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 की, जो कि आपके सामने बोर्ड पर है कि विकर्ण आव्यूह हो, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिभुजाकार आव्यूह और स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह का डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए तीनों का ही मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, चलिए विकर्ण आव्यूह का। अब विकर्ण आव्यूह आपको पता है विकर्ण में क्या होता है कि आपके मुख्य विकर्ण के अलावा सब जीरो होते हैं, जैसे 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 4। अब जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब आपको कोई भी प्रसार करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये मुख्य विकर्ण का गुणा कर देंगे तो 2 का 3 में, 6 का 4 में हो जाएगा 24, क्लियर। एक चलिए और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा है आपका त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह आपको पता है उसमें क्या होता था कि जो मुख्य विकर्ण है, जैसे ये आपका मुख्य विकर्ण है, मान लो मैंने ये ले लिया 4 6 2, क्लियर। अब इसके एक तरफ के तो जीरो होते हैं अवयव और एक तरफ के आपके नॉन जीरो होते हैं। अब ये ध्यान रहे ऊपर के भी, जैसे मुख्य विकर्ण के यहाँ तो ऊपर के मैंने जीरो लिए, आप चाहो तो नीचे के भी ले सकते हो। तो इसमें भी जब आप प्रसार करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मुख्य विकर्ण का आप गुणा कर दीजिए, तो 4 का 6 में 24 दूनी हो जाएगा 48। तो तीसरा है अपना अदिश आव्यूह यानी स्केलर। स्केलर का मैंने बताया था, स्केलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें भी विकर्ण आव्यूह की तरह मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं और शेष अवयव आपके होते हैं शून्य। बस इसमें फर्क क्या होता है दोनों में कि इसमें मुख्य विकर्ण अनइक्वल होता है, इसमें मुख्य विकर्ण इक्वल होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16 चौके हो जाएगा 64। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई 64। तो बिल्कुल सिंपल है। तो आपने क्या देखा कि अगर ये तीन आपको दिख जाएं, चाहे आप डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, चाहे ट्रायंगुलर, चाहे आपका अदिश यानी स्केलर, तो इन तीनों का सारणिक अगर पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा कर देना है, क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कि यदि कोई सारणिक n क्रॉस n क्रम की है, जैसे कि किसी सारणिक का क्रम जो है n क्रॉस n है, तो यहां पर ये ध्यान रहे जब आप प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे तो इसमें अधिकतम जो प्रारंभिक संक्रिया हैं वो n-1 ही की जा सकती हैं, यानी हमेशा एक संक्रिया अपने को कम करनी है। तो कैसे, देखिए जैसे कि मान लो डेल्टा इक्वल, मैंने कोई भी आव्यूह ले लिया जैसे ए बी सी और यहां ले लिया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और यहां ले लिया a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक। ये कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अब आप देख रहे हो ये आपका यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है। तो अब जैसे अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया कि R1 to R2 प्लस R3 या R2 to R2 प्लस
मान लो कि अब किसी स्टूडेंट्स ने ऐसा कर दिया जैसे R1 टू R1 प्लस R2, R2 टू R2 प्लस R3 और R3 टू R3 प्लस R1। तो यहां देख रहे हो इसने 3n की वैल्यू थी और संक्रिया भी कितनी चल दी, 3। तो ये क्या है कि यहां पर एरर आ जाएगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको करना क्या चाहिए, अगर n की वैल्यू 3 है तो आप कोई सी दो ही संक्रियाएं करेंगे, और अगर n की वैल्यू 2 है तो फिर आप एक ही संक्रिया करेंगे। कुल मिला के बात ये थी, जितनी भी सारणिक की कोटि या क्रम होता है उससे एक कम आपको संक्रिया करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब चल रहे हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 11, देखते हैं क्या है। देखिए, सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ को तोड़कर नए सारणिक बनाए जा सकते हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रहे, जो भी नए सारणिक बनेंगे, जैसे मान लो डेल्टा ये आपका मेन सारणिक है, अब इससे आपने तोड़कर बना लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ऐसे ही डेल्टा n, तो इन सबका टोटल इसके सारणिक के बराबर ही होगा। अब ये करते कैसे, देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई सारणिक ले ली ए बी सी, यहां कोई सारणिक ले ली ए बी सी प्लस के, डी ई एफ प्लस एम और जी एन, और यहां कोई भी ले ली जी प्लस एच। क्लियर। अब यहां देख रहे हो तीसरा जो कॉलम है वो दो भागों में यहां पर टूट रहा है। तो आप चाहें तो अब इससे देखिए दो सारणिक अलग अलग किस तरह बनेगी। तो जो कॉलम यहां पर टूट नहीं रहे हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। वो दोनों सारणिक में एज इट इज आ जाएंगे, और जो कॉलम यहां पर दो भागों में टूट रहा था उसको अपन दोनों में लेंगे। जैसे इसमें आ जाएगा सी एफ जी और इसमें आ जाएगा के एम और एच, और यहां पर ये ध्यान रहे इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो इसके बराबर ही होगी। क्लियर। अब अपन चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12, जो कि इस वीडियो की लास्ट ट्रिक है। 12 की ये क्या है, देखिए, यदि किसी सारणिक में x बराबर a रखने से सारणिक का मान 0 आ जाए तो x माइनस a उसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। यहां प्रॉपर्टी पर आप ध्यान देना। देखिए वो क्या कह रहा है, x की जगह जैसे आपने a रखा और उसको रखने से अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें फैक्टर पूछे जाते हैं तो x माइनस से उसका फैक्टर 100% हो जाएगा। कैसे, देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लो किसी ने मुझे डेल्टा इक्वल यहां पर दे दिया कि x स्क्वायर एंड x क्यूब, a स्क्वायर एंड a क्यूब एंड b स्क्वायर एंड b क्यूब। क्लियर। अब देखिए, अगर मान लो अब यहां दो पोजीशन हो सकती हैं, पहले मैं ले रहा हूं पोजीशन 1। जैसे किसी ने कहा कि भाई इसमें x की जगह आप a रख दीजिए, तो देखते हैं x की जगह a रखने से यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी, a स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर a क्यूब एंड b स्क्वायर एंड b क्यूब। और अब आप देख चुके हैं कि यहां पर जो C1 और C2 है वो इक्वल है, दो कॉलम बराबर आ रहे हैं, और जब दो कॉलम बराबर आते हैं उसको प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, तस्मक गुणधर्म यानी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से इस डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब जैसे आपने देखा कि x की जगह a रखने से सारणिक का मान 0 हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि x माइनस a आपको इसका फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर। यानी आप कह सकते हैं कि x माइनस a इस सारणिक का फैक्टर है, गुणनखंड है। तो यहां पर दूसरा देखते हैं। अगर मान लो यहां कोई स्टूडेंट b रख देता, तो आप जानते हो यहां पर ये हो जाता b स्क्वायर एंड b क्यूब, और फिर आपका जो पहला और तीसरा कॉलम है वो इक्वल आ जाता, और यहां भी आपकी लग जाती फिर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, यानी इसको कहते हैं अपन तस्मक गुणधर्म। और इस तस्मक गुणधर्म से ये दोनों जब बराबर हो जाते तो इस डेल्टा का मान भी क्या हो जाता, 0।
और अगर मान लो कोई वैल्यू रखने से कोई डेल्टा 0 हो रहा है तो अब ये वैल्यू जो है वो कॉमन फैक्टर में चेंज हो जाएगी और इसका फैक्टर आप कह सकते हो कि इस डेल्टा के पास x माइनस बी भी है। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों आपको मिल जाएंगे वही अपना ऑप्शन सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 3। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगले पार्ट में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को चैनल शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।